हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है JRFATA चैनल पे। जैसे हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, सो अब हमारे पास थोड़ा और टाइम है कि अगर कहीं कुछ कमी रह गई है हमारी प्रिपरेशन में तो उसको हम और अपडेट कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रखी है, सो उन लोगों के लिए भी ये वाला वीडियो है। और वो बच्चे जो कि अपना आगे वाला जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम टारगेट करना चाहते थे और अभी कुछ प्रिपरेशन के साथ वो एग्ज़ाम दे रहे थे, सो उन सभी बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है जिसके अंदर मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स के अंदर से कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मस्ट डू हैं। जो भी आप यूनिट्स टारगेट कर रहे हैं वो ट्राई करें कि कंप्लीटली उनको पूरा कवर करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनका ज़्यादा वेटेज रहता है हर एक यूनिट के अंदर, उन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। और इन टॉपिक्स को अगर आप उस पर्टिकुलर यूनिट को टारगेट कर रहे हैं तो इन यूनिट्स के इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से इनको करके जाना है। सो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, जितने भी तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बायो एनर्जेटिक्स। सो बायो एनर्जेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके अंदर पूरी तरह से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, जिसके अंदर एंजाइम्स, उनकी एक्टिविटी, रेगुलेशन सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर रामाचंद्रन प्लॉट हो गया या फिर जो CD स्पेक्ट्रा है, वो सब चीज़ें प्रोटीन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है, फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म। सो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई एक पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना है। अब आते हैं यूनिट 2 पे। सो दैट इज सेल बायोलॉजी। इसके अंदर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जितने भी तरह के प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाइलेयर है उसका एक एक डिटेल हमें पता होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जो जो भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे से प्लांट सेल वॉल हो, बैक्टीरिया की सेल वॉल हो, या फिर जो फंजाई वगैरह की सेल वॉल है, वो थोड़ी इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स। अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शनिंग हमें सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स का साइटोस्केलेटन। वो चाहे से आप जो प्लांट सेल्स का लो या फिर एनिमल सेल्स का, सभी का साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस का जो स्केलेटल सिस्टम है वो किन किन से बनता है, उनका जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। सो बिल्कुल न्यूक्लियोसोम लेवल से लेकर के जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका रोल और किस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है जीनोम का, क्रोमोसोम लेवल तक सारी डिटेल्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन में CDKs और साइक्लिन्स का जो रोल है, अलग अलग जो फेजेस हैं सेल साइकिल की, जैसे G1 फेज, S फेज, फिर G2 फेज, M फेज, वो सारा का सारा जो साइकिल है और उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसमें DNA रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों, उसके अंदर कौन से फैक्टर पे इनिशिएशन में कौन कौन से फैक्टर्स की हेल्प होती है, देन इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, उसके बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस किस तरह होते हैं mRNA के। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या सिस्टम रहता है, यूकैरियोट्स में क्या रहता है। सो ये सब हमें अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और ट्रांसलेशन के अंदर कई सारे इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे काफ़ी सारे, अगर बैक्टीरिया की पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पे अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ट्रांसलेशन इनहिबिशन के अंदर उनका जो रोल होता है। सो कौन से वाले पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक है वो कहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है, कैसे वो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है, राइबोसोम से अगर बाइंड करती है तो वो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करती है, लार्जर सब यूनिट से बाइंड करती है। कुछ इनहिबिटर्स सेल वॉल सिंथेसिस को फॉर्म होने से रोकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इनहिबिटर्स का रोल चाहे कहीं पर भी हो, इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑपरॉन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए।
इसके अलावा यूकेरियोट्स के अंदर जो हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन, वो सारा रोल हिस्टोन प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट और जितने भी फैक्टर्स हैं यूकेरियोट्स की जीन रेगुलेशन में, वो सब हमें अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सो सेल सिग्नलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जितनी भी तरह की पाथवेज हैं उनके रिसेप्टर्स, ठीक है, उसके बाद में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, उनका फंक्शन रोल क्या, उनका रोल है किस चीज़ का इनहिबिशन करते हैं या किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ये सारे जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। नेक्स्ट है सेल सेल कम्युनिकेशन, सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी इसमें और मतलब प्रोटीन्स के साथ में जितने भी और फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जितनी तरह के जंक्शंस होते हैं वो सब के सब उनका क्या रोल होता है। इसके बाद में आता है कैंसर। कैंसर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन से हैं उनके अंदर, अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, किस तरह का उनका रोल रहता है। सो ये जितने भी जीन्स हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, सो कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट इज होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर। सो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो भी और इनके जो एक्चुअली पैथोजन रिलेटेड जो प्रोटीन्स, जो पीआर प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो पैथोजन है वो जब होस्ट से बाइंडिंग करता है तो उसके अंदर किस तरह से बाइंडिंग होता है, और अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं उनका क्या रोल होता है, कब कौन सी स्टेज पे क्या रिलीज होता है, उसका एक्टिविटी क्या होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो बेसिक्स तो हमें पता होना ही चाहिए, बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज अर्ली डेवलपमेंट इन एनिमल्स। इसके बाद में ड्रोसोफिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें अच्छी तरह से देख के जानी है। नाउ मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर। इसके बाद में आ जाता है लिम्ब डेवलपमेंट। सो किस किस तरह के जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स है उनका क्या रोल होता है लिम्ब डेवलपमेंट के अंदर, क्या क्या चेंजेस वो क्रिएट कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए। सो लिम्ब डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ये बहुत अच्छी तरह से देख के जाना है, ये भी ड्रोसोफिला डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलग अलग जो स्टेजेस हैं, ठीक है, जो उसका लाइट रिएक्शन है उसके अंदर जो इनहिबिटर्स का रोल है अलग अलग, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो पूरा का पूरा साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसका पूरा पाथवे हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद में जो पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन है उसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, कब वो फोटो रेस्पिरेशन में चला जाता है सेल। सो पूरा का पूरा जो रोल फोटोसिंथेसिस का है और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है वो सब इम्पोर्टेंट है। कमिंग नेक्स्ट इज प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स का डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, स्पेशली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, सभी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लांट हॉर्मोन्स बहुत अच्छे से करके जाएगा, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, सभी का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी। सो अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को सेंस करके अलग अलग उनके रोल होते हैं। सो वो सब आपको देखने हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। स्ट्रेस कंडीशंस में चाहे वो वाटर स्ट्रेस है, सॉल्ट स्ट्रेस है या टेम्परेचर स्ट्रेस है, तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स किस तरह से अपना जो प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपना रेगुलेशन करते हैं इन कंडीशंस के अंदर। सो दैट स्ट्रेस फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। सोल्यूट ट्रांसपोर्ट या फिर जो फोटो एसिमिलेट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल फिजियोलॉजी। सो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर ब्लड एंड हीमोस्टेसिस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कुछ सिस्टम है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अगर आप कवर कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी तो सभी टॉपिक्स को देख के जाना चाहिए, बट ये वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स के अंदर
जो एक्सटेंशन है मेंडेलियन प्रिंसिपल का, मतलब उससे जो थोड़े बहुत ऑल्टर अलग अलग तरह के हमें केसेस मिले हैं, सो एक्सटेंशन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मैपिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज म्यूटेशन या एंड देन क्रोमोजोमल चेंजेस या क्रोमोजोमल एब्रेशंस जो होते हैं वो। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जिसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन सब आ गए। सो माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर ऑटोजोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है, किस तरह का जो डिजीज है, कैरियर्स का रोल, सो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जेनेटिक्स में। कमिंग नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब इसके अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स ऑफ और कंजर्वेशन कंसर्न का मतलब जो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल, क्रिटिकली थ्रेटन्ड या थ्रेटन्ड जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो पूरा का पूरा एक लिस्ट है वो आपको अच्छे से याद करना होगा इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है यूनिट नंबर 10, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज का इंट्रैक्शन, अलग अलग तरह की पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव किस तरह का इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में या स्पीशीज के बीच में वो। देन नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। सो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन 2 यूनिट्स में ऐसी मानती हूँ आपके सिलेबस के अंदर, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है एक्चुअली। बहुत छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं और वो इक्वल वेटेज रखते हैं जितना कि दूसरे यूनिट्स रखते हैं। जैसे इससे पिछला वाला डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है याद करने के लिए। सो अगर आप कहीं ना कहीं स्किप करने का सोच रहे हैं तो यूनिट 9 जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि उस यूनिट को अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। और इकोलॉजी और इवोल्यूशन ऐसी यूनिट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, बिकॉज एक तरह से बोनस है आपके सिलेबस के अंदर ये दोनों यूनिट्स। सो इवोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, देन ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन। सो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कंपैरेटिवली। सो ये बहुत अच्छी तरह से आपको करके जाने चाहिए। नेक्स्ट यूनिट इज अप्लाइड बायोलॉजी। इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो, मॉलिक्यूलर अप्रोच फॉर ट्रांसजीन डायग्नोसिस की अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन या जो जीन ट्रांसफर करवाया है वो हुआ है या नहीं, सो दैट पर्टिकुलर डायग्नोसिस। Okay, next is breeding in plants and animals. Next is bioremediation and phytoremediation, कौन कौन से organisms को use किया जाता है, इसके लिए क्या क्या methods use होते हैं, तो वो काफ़ी important है। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। सो इसके अंदर RDT डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, जिसके अंदर अलग अलग टेक्निक से हम डायग्नोस कर सकते हैं, प्रोब्स को यूज़ किया जाता है या फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये जो टेक्निक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बायोफिजिकल मेथड्स एंड माइक्रोस्कोपी, और उसके बाद में अगर स्टैटिस्टिक्स आप कर सकते हैं तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। सो गाइज ये हो गई ऑल द 13 यूनिट्स जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। नाउ अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं 10, 11 या फिर 12 यूनिट्स, तो एक यूनिट जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है यूनिट नंबर 9, जो आप स्किप कर सकते हो, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। उसके अलावा अगर जितनी भी यूनिट्स आप कर रहे हैं, सो उन सब में ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील आपको डेफिनेटली ये टॉपिक्स तो ज़रूर करके जाने चाहिए। ओके, और अब क्योंकि 1 डेढ़ महीने का आपको टाइम और मिल चुका है, सो जो जो आपके इनमें से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में और प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई इसमें से टॉपिक्स रह गए हैं तो अब आपके पास में समय है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अपग्रेड कर सकें। सो दिसंबर तक का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई फील अब 1.5 महीने का या 2 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट होना चाहिए एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लग के मेहनत करते हैं तो अपने आगे के 4-5 महीने आप बचा सकते हो। सो व्हाई नॉट ट्राई इट नाउ विद दीज टॉपिक्स। एंड जो भी यूनिट्स आप टारगेट कर रहे हैं, सो आई फील कि आपको कंप्लीट यूनिट प्रिपेयर करनी चाहिए, बट जो स्पेशल फोकस है वो इन यूनिट्स पे देना चाहिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल अगेन।